Hi everyone, a very good morning, good afternoon, guys. Shall we all start with chapter 4 with the target to finish the chapter as much as possible today? Guys, can you all keep your cameras on? Hi Ashmita, how's your sister now? Better? Good, good. Hi Ronan. Ronan has completed all his homework only. Good, 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 good. Guys, please turn on your cameras. Let's start fast. थोड़ा सा टारगेट बड़ा है आज अपने पास में. विवेक, जूही, everyone. Recording in progress. चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2 बेसिक. हमको सबसे पहले कितने टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं चैप्टर 4 में, पहले तो वो अंडरस्टैंड करके लेते हैं हम. ठीक है. हाउ डू यू इवन फाइंड आउट इन द एग्जाम की कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, राइट? Can you all see my screen, everyone? I'll just give you a brief of all the type of strategies that we have in chapter 4. So in order to grow our business, right? In order to grow our business, हमारे पास कुछ internal growth strategies हैं. We have some internal growth strategies and we have some external growth strategy. ठीक है. Internal growth strategy में, if you have seen your syllabus of chapter 4, we have something called as intensification. ठीक है. एक कंसेप्ट है इंटेंसिफिकेशन का एंड दूसरा कंसेप्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन का. ठीक है. एकदम फ्रेम कर लो अपने माइंड में ताकि एग्जाम में वो टॉपिक देख करके आपको पिक करने के लिए आए कि कौन से स्ट्रैटेजी का बात कर रहे हैं. इंटेंसिफिकेशन के अंदर आपके पास में तीन स्ट्रैटेजी होती है: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये तीन स्ट्रैटेजीज हमने कल कहां पर देखी थी, किसके मैट्रिक्स के अंदर देखा है? कैन यू नेम दैट पर्सन? Ansoff. एनसॉफ्स, राइट. सो एनसॉफ्स के प्रोडक्ट मैट्रिक्स टूल के अंदर उन्होंने बताया कि इन ऑर्डर टू ग्रो इनटू द मार्केट और इन ऑर्डर टू ग्रो आवर प्रोडक्ट वी कैन चूज टू डू द मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑल टुगेदर वी डिसाइड टू डाइवर्सिफाई. डाइवर्सिफिकेशन करने की भी दो तरीके हो सकते हैं. आप कॉन्सेंट्रिक कर सकते हो, टोटली कॉन्ग्लोमरेट कर सकते हो. कॉन्सेंट्रिक बोले तो सेम इंडस्ट्री में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो. कॉन्ग्लोमरेट बोले तो आप ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से ऑल टुगेदर कोई लिंक ही नहीं है. ठीक है. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी आपके पास में, लेकिन वो देर आर फर्दर बाइफिकेशन इनटू द वर्टिकल जिसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है और आपको हॉरिजॉन्टल लिंक आपको पढ़ना पड़ता है. ठीक है. कॉन्ग्लोमरेट का एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद में देर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज इनोवेशन. यस. कैन यू एटलीस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि ये सारे टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 4 में? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के लिए आपको दो चीज पढ़नी पड़ेगी. एक तो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस पढ़ने पड़ सकते हैं, पढ़ेंगे, एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज योर मर्जर्स एंड एक्विजिशन. ठीक है. ये टॉपिक पे हम आएंगे बट वी स्टार्ट विद द बेसिक बेसिक क्वेश्चन. अगर सपोज आपको एक सवाल आता है,
एक सवाल आता है, अ, अ, अम, चलो, लेट्स कैन वी ऑल डू सम राइटिंग प्रैक्टिस इनटू our chapter 4 questions. Chapter 4. बहुत सारा क्वेश्चन है चैप्टर 4 ना, इट्स अ रियली रियली बिग चैप्टर. Come to question number 4, guys. Justify the statement that stability strategy is opposite of expansion strategy. ठीक है. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 में है, विच कम्स फ्रॉम द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है? एनी आइडिया व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, या क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका? कंसेप्ट बुक है आपके पास में? एनी कंसेप्ट बुक, एनीथिंग? ठीक है, सुनो. क्वेश्चन क्या बोला मैंने आपको? जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में चैप्टर 4 से ये एक्सप्लेन करने के लिए आया कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सो यू विल राइट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी strategy is to safeguard existing strength and interest. ठीक है. In this strategy, business stays with its current businesses and product market and it maintains its existing level of effort and is satisfied with incremental growth. लेवल ऑफ एफर्ट, इंक्रीमेंटल ग्रोथ को आप बॉक्स में करोगे तो करंट बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट मार्केट को आप बॉक्स में करो. बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि एक स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में बिजनेस को अपने खुद के इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करके रखना है. एट द सेम टाइम उनको अपने करंट बिजनेस पे फोकस करना है, सेम लेवल ऑफ एफर्ट लेना है. एंड लास्ट ईयर की तुलना में अगर इस ईयर आई एम ग्रोइंग, देन आई एम टोटली फाइन विद इट. मुझे उससे बड़ा कुछ एम्बिशन नहीं है. ठीक है. देन बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर सपोज दे आर पोजिंग दिस क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स, यू कांट जस्ट राइट द यू नो यू कांट जस्ट राइट द what do I say, the introduction part of it. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि why do people choose stability strategy. Reason for choosing stability strategy
is because it's less risky. ठीक है, क्यों चूज करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? बिकॉज इट इज लेस रिस्की, the environment is stable, less risky, stable should be in box. ठीक है, एंड डू यू रियली थिंक कि कोई एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद में उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस को स्टेबल पोजीशन पे लेकर के जाना है? नहीं। जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, सपोज ऑल ऑफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका सबसे पहला गोल होगा कि जितना एक्सपांड कर सकता हूं मैं उतना एक्सपांड करूं, आई कीप ऑन ग्रोइंग इट, एक्सपांडिंग इट, एक्सपांडिंग इट। और जब बिजनेस बहुत एक्सपांड हो जाता है ना, उसके बाद में आपको लगता है नहीं, आई वॉन्ट टू कंसोलिडेट एवरीथिंग, नाउ आई वॉन्ट टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन। तो ऐसा नहीं होता कि बिजनेस स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद हम स्टेबिलिटी पे चले जाते हैं। स्टेबिलिटी कम्स आफ्टर द रैपिड एक्सपेंशन। सो आप लिखोगे the reason for choosing a stability strategy is because it's less risky, the environment is stable, and consolidation is sought through stabilizing after a period of rapid expansion। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के लिए कंसोलिडेशन जब हम करते हैं तो वो बहुत रैपिड एक्सपेंशन का एक हमारा दौर चल रहा होता है बिजनेस में, उसके बाद आप करते हो। नाउ दिस वाज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बोला था कि ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से कैसे डिफरेंट है। सो आपको बोलना पड़ेगा कि एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर ही हमने इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन के अंदर हमने प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट पढ़ा। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस कैसे होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट कैसा होता है, दैट वी विल गो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो under expansion strategy, the business seeks growth by entering into new business related to existing businesses, or by entering into new business which is totally unrelated to existing business. Done? Why they choose? Reason for choosing expansion strategy, क्यों चूज करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी? बिकॉज द एनवायरमेंट डिमांड्स इट। अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को समझोगे तो एनवायरमेंट इतना हाई पेस्ड है कि आपको उसके साथ कोप अप करने के लिए यू विल हैव टू एक्सपैंड ओनली, राइट? सो रीजन फॉर चूजिंग द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स increase in pace of activity, when organization is
perceived to be growth oriented and when increasing size may lead to more control over market. अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करोगे तो आपका मार्केट में कंट्रोल ज्यादा बढ़ेगा एज अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स, एंड दैट इज व्हाई यू चूज कि मुझे एक्सपेंशन की तरफ जाना है. मैम वो पेस ऑफ एक्टिविटी. Now, can you read question number 5, Asmita? yes ma'am. ABC Steel Industries find out that its products have reached at maturity stage and already has overcapacity. Therefore, it concentrates on maintaining operational efficiency of its plants. Identify the strategy implemented by ABC Steel Industries along with reasons. गेस कर सकते हो कौन सा स्ट्रैटेजी है ये? हमने इसके पहले पढ़ा था कहाँ पर ऐसा होता है कि जहां पर बिजनेस अपने करंट इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है. It is the strategy business where business stays with the current businesses and product, and it maintains its existing level of effort and is satisfied with the incremental growth. The reason for choosing the stability strategy is because the business is less risky, the environment is stable, and consolidation is sought through the stability after a period of rapid expansion. अब क्वेश्चन पढ़ो. ABC Steel Industry finds out that its products have reached at a maturity stage and already has overcapacity. Therefore, it concentrates on maintaining the operational efficiency. अपना ही business का operational efficiency maintain करके चलते हैं. इसके लिए आप this is जब आप when you are maintaining on your current strength, right, and interest, आप उसको बोलोगे the business is trying to stabilize its, like the firm is trying to stabilize its business, right? So can we call this as a stability strategy? ये एक्चुअली May 22 का एग्जाम का क्वेश्चन है. Guys, rest of you all having lunch क्या? विवेक, जूही, एक बार सिर्फ कंफर्म कर दो. इफ यू आर हैविंग लंच देन कोई दिक्कत नहीं है, आप लंच कर लो आराम से. कैमरा नहीं ऑन कर सकता। ओके ओके. वो एक्सीडेंट हो गया था ना परसों। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी दी, तो टांके लगे हुए हैं। आर यू ओके नाउ? टाके लगे या, मतलब तकलीफ तो हो ही रहा होगा ना, चोट तो रहेगा ही अभी, राइट? याद ही। बाप रे. ध्यान रखो है ना विवेक, अभी बिल्कुल कम से कम मूवमेंट, घर पे ही रहो एंड टेक केयर. 30 दिन का रेस्ट है दी। बाप रे. मतलब मेजर ही लगा होगा, फेस वगैरह पे लगा क्या? नहीं दी, वो कार में बैठा हुआ था ड्राइवर, उसने एकदम से दरवाजा खोल दिया। अरे मैं बाप. बाइक पे जा रहा था तो वो सीधा उसी में जाके लगा।
तो हाथ और पैर पे लगा है। यार ठीक है, फोकस करो एग्जाम के ऊपर ही कम, मतलब ये सोचो कि चलो अभी एग्जाम है, सो एटलीस्ट योर एंटायर लाइक फोकस शुड बी ऑन जस्ट प्रिपरेशन। बाकी ध्यान रखो अपना, है ना। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ओवर हियर इज कि आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेड बाय द एबीसी स्टील इंडस्ट्रीज अलोंग विद द रीजंस। ठीक है, सो हमको रीजंस भी बताना पड़ेगा जो हमने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के टाइम पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू स्टडी इन, बेटा जस्ट एबीसी स्टील इंडस्ट्रीज is concentrating on maintaining its operational efficiency of its plant as it realizes that the products have reached its maturity stage and already has over capacity. This strategy is called stability strategy. ठीक है, under this a firm stays, पहला point, a firm stays with its current businesses and product market. दूसरा, it maintains the existing level of effort. तीसरा, it is satisfied with incremental. The firm can concentrate its resources and attention on existing business and therefore it maintains operational efficiency on a sustainable basis. Same approach is adopted by ABC Steel Industries as it concentrates to maintain operational efficiency of its plants. ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये चीज रिलेट करना आना चाहिए, जैसे लास्ट पैरा एक एनालिसिस एंड फाइनल कंक्लूजन किया,
तो जब भी आप कंक्लूड करोगे ना, तो कंक्लूजन इन्होंने क्या बोला था कि इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इट्स प्लांट। सो आपको भी बताना पड़ेगा कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए आई हैव यूज्ड, एक्चुअली ये फीचर्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का एक पॉइंट था रिसोर्सेस वाला, जिसमें लिखा था द फर्म कॉन्सेंट्रेट्स इट्स रिसोर्सेस एंड अटेंशन ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड देयरफॉर इट मेंटेन्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ठीक है, सो ये फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव को उठा करके मैंने ये कंक्लूड किया कि हाँ, ये एबीसी इंडस्ट्री भी यही कर रही थी, दे वर आल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। बता दीजिएगा ना प्लीज कि वो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। रोनन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे? जरा एक बार बता दीजिएगा। अगर ये एक्सपोर्ट Swift Insurance is a company in the business of providing medical insurance, maintaining a market share of 25 to 30% in the last 5 years. Recently, the company decided to enter into the business of auto insurance by having foreign collaboration. Identify the strategy being followed by the Swift Insurance with its advantages. कौन सा स्ट्रैटेजी है ये? एनी Con- आइडिया? Concentric diversification. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही, एग्जिस्टिंग लाइक इन द सेम इंडस्ट्री के अंदर वो एक और एक्सपेंशन, एक और लेग निकालते हैं इसके अंदर, Yeah. राइट? सो देखो, आप कैसे इसके इसके अंदर गए, आपने देखा लाइक क्वेश्चन में, एग्जाम में आइडेंटिफाई करना कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का के ऊपर जा रहा है क्या। अगर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन में दो तरीका होता है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी दो तरीके, लाइक डाइवर्सिफिकेशन में भी कैसा है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। सो वो चार्ट आपके दिमाग में, आई एम श्योर, मतलब वो उसका चार्ट का ना एक स्क्रीनशॉट आई शेयर इन द ग्रुप, आप वो फोकस करना उसके ऊपर से, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि क्या कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कौन से पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं एक फाइल ओपन करती हूँ मेरे पास में। बाकी बच्चे किधर गए हैं आज? सेवन, जस्ट अ सेकंड। डिड यू फाइंड इट? नहीं?
ठीक है, कोई नहीं, चलो अब विल राइट दिस डाउन। पहले हम केस सिनेरियो लिखते हैं, दैट द स्विफ्ट इंश्योरेंस इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, मेंटेनिंग market share of 25 to 30% in last 5 years. Company decided to enter into business of auto insurance by having foreign collaboration. This is a case of related diversification in which the business chooses concentric diversification under concentric diversification. The firms the firm adds the firm adds a new business which is linked to existing business through concentric में आप your business is linked to the existing business either through process, दूसरा B option B through technology, and or C through marketing. So the new product is a spin-off from existing facilities, comma, products and processes. Advantages of this strategy. First, risk reduction. Second, leveraging existing expertise. Third, market expansion and growth. Fourth, brand strengthening. Brand strengthening, and last, foreign collaboration benefit. ठीक है,
सबसे पहला आप एग्जिस्टिंग, मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या आप एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज को कैसे लेवरेज कर रहे हो? एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या था उनका? दे वर ऑलरेडी इनटू अ मेडिकल इंश्योरेंस फील्ड। मेडिकल इंश्योरेंस से वो ऑटो इंश्योरेंस पे चले गए। व्हाट दे आर डूइंग इज utilizing their existing expertise. Both business fall under insurance industry. ठीक है? The company can use its knowledge, expertise and experience because they are already into a insurance industry. So वही knowledge वो auto insurance में भी apply कर सकते हैं, right? Because they broadly वो industry तो एक ही तरीके से है, एक ही तरीके से operate करता है। अगर सपोज एक ही you take an example of any general insurance company, for example ICICI Lombard। अभी ICICI Lombard अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी देता है, ऑटो मोबाइल इंश्योरेंस भी देने लगा, तो उससे क्या होगा? उनका जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है वो और वेल एस्टैब्लिश हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि यार देखो, हाँ एक ही ब्रांड के अंदर मुझे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है, राइट? सो अ वेल एस्टैब्लिश्ड brand in insurance domain enhances credibility and customer trust. ठीक है? A well established brand in insurance domain enhances credibility and customer trust. फॉरेन कोलेबोरेशन बेनिफिट से क्या होगा? उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पे लाइन भी लिखी थी कि दे आर हैविंग अ फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन से सिर्फ ऐसा नहीं होता है दैट यू ओनली गेट मनी, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं रहता है। आपको सुपीरियर क्वालिटी का टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल जाता है, सुपीरियर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह, मतलब द सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, दे आर the kind of service they are providing globally to their customers, उस लेवल का सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी। ठीक है? फॉरेन कोलैबोरेशन बेनिफिट थ्रू एक्सेस ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी कॉमा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। मार्केट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में कैसे मिलता है आपको? ये होता है बेनिफिट होगा, फर्म कैन नाउ cater new customer base। रिस्क रिडक्शन कैसे होता है? बेसिकली आपका इंश्योरेंस बिजनेस में ओवरऑल जो रिस्क रहता है ना, अभी वो मल्टीपल बिजनेसेस के थ्रू स्प्रेड आउट होने लगता है। सो ऐसा अगर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आपको कोई बिजनेस रिस्क है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक मेडिकल इंश्योरेंस से जो रिस्क है अभी, दैट रिस्क यू कैन कवर थ्रू द ऑटो इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल। ऑटो बिजनेस में जो रिस्क रहेगा वो सिर्फ आपको, सिर्फ अगर लाइक सपोज आप एक ही टाइप का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें आपको कुछ लॉस होता है, तो दैट लॉस यू हैव टू बियर इन दैट बिजनेस। बट इफ योर businesses are spread out or diversified, you can also spread out your business risk। ठीक है? It reduces dependency on single market by spreading
business risk. Done, guys? Ronan, you're writing now? I'm writing. Sorry? I'm writing. But you sit इतना शांत आराम से कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि ऐसा लाइक कुछ मूवमेंट ही नहीं समझ में आता है मुझे आपका हैंड का ऐसे. नहीं मतलब आप जब लिखते हो तो मैं सामने आ जाता हूँ ना ऐसे. You write like मतलब very मैं fast also as well, क्या? आई थिंक सो. मुझे तो Yeah. स्लो ही लगता है वो. कोई नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस. जूही फिनिश्ड. ठीक है. I'll just pause the recording. चलो जूही, will you read question number 7? Shoaib and Salim, two brothers, are the owners of cloth manufacturing unit located in Lucknow. They are also doing well and have substantial surplus funds available within the business. Shoaib is interested in acquiring another industrial unit located in Lucknow, manufacturing tableware such as dinner sets, cups and saucers, bowls, etc. On the other hand, Salim desires to start another unit to produce ready-made garments. Discuss the nature of corporate strategies being suggested by two brothers and which one is better. तो क्या है सोहेब एंड सलीम का? सोहेब ने क्या बोला? डिनर सेट. सलीम ने बोला रेडीमेड गारमेंट. ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है उनका? क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का. सो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से डिनर सेट पे जाना इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, राइट? टोटली डिफरेंट बिजनेसेस हैं लेकिन इंडस्ट्री ही ऑल टुगेदर चेंज हो रहा है. रेडीमेड गारमेंट क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग Expansion. फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते थे, वहां से आप रेडीमेड गारमेंट. सो दिस इज अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ओनली, राइट? स्पिन ऑफ प्रोडक्ट ही निकाल रहे हो आप उसका. दोनों में से कौन बेटर है, राइट? इफ यू हैव टू आंसर दिस, आप कैसे आंसर करोगे इसको? बोथ द स्ट्रैटेजीज क्या होता है ना, मतलब यू ऐसे सबके क्वेश्चन पूछे ना तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि कौन सा स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर है. मतलब पहले आपको दोनों के ही बेनिफिट्स यार हाउ डिफरेंट दे आर वो डिस्कस करना पड़ेगा. उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस डाउन. Case 1. Sohaib is interested in acquiring another unit in Lucknow which manufactures tablewares. The existing business is into cloth manufacturing. This expansion strategy is known as
conglomerate diversification under which which involves entering into new product or business which are disjoint from existing business in every way. हर तरीके से ये totally different businesses हो जाते हैं. Last line में क्या Which with- involves entering into new product or business which are disjoint from existing business in every way. Done? Case 2. Salim wants to start ready-made garment unit which is closely related to their existing cloth manufacturing unit. This represents related diversification as new business involves using existing raw material to create finished here the new product is a spin-off from existing facilities, product and processes. ठीक है, अभी हमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा. Salim's related diversification is a better strategy because one, it can utilize existing expertise and resources. Second, it can have easier market expansion. Third benefit, it will involve lower risk, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ा था कि रिस्क अभी स्प्रेड आउट हो जाता है, सेम ही बिजनेस है, राइट.
फोर्थ, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। हायर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों? बिकॉज खुद ही कपड़ा बना रहे हैं, उससे ही अभी रेडीमेड गारमेंट बनाना है, राइट? बट यू कैन नॉट जस्ट से कि इट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी वन वे, बिकॉज आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सोहेल्स strategy in bracket conglomerate diversification may be beneficial if they want to enter into completely new business and reduce the dependency on only one sector. This may also help in spreading। देखो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आप रिलेटेड बिजनेस में दूसरे प्रोडक्ट में लेके जाते हो, तो आपका बिजनेस रिस्क अक्रॉस प्रोडक्ट डाइवर्सिफ स्प्रेड आउट हो जाता है। अगर आप कंप्लीटली कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में टोटली अनरिलेटेड बिजनेस में जाओगे, तो आप ओवरऑल बिजनेस रिस्क अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज स्प्रेड कर सकते हो। सो बोलो यहाँ पर ऑल्सो हेल्प्स इन स्प्रेडिंग बिजनेस रिस्क अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो हमने दोनों के बेनिफिट बता दिए। दैट वे योर आंसर विल बी मच मोर प्रोफेशनल रादर देन सेइंग कि यार यही चूज करना चाहिए या वो यू चूज करना चाहिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों ही आपके कौन से डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बनता है? इज इट कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, या फिर रिलेटेड या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन? कौन से डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बनेगा गाइस? व्हाट्स योर वेयर इज योर एनर्जी टुडे? बताओ।
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अपने ही सप्लाई चेन में या तो मैं अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं, या तो फिर मैं अपने ट्रांसपोर्टर के साथ में इंटीग्रेट कर लूं, या तो फिर मैं अपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वाले के साथ में इंटीग्रेट कर लूं, या तो मर्जर्स मार्केटिंग रिसर्च इनोवेशन वाले के साथ में इंटीग्रेट कर लूं अपने बिजनेस को। ये सब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बनता है, राइट। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पे तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। मतलब अगर सपोज मेरा बिजनेस कोचिंग का बिजनेस है और मुझे किसी के साथ में इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेट रिलेटेड बिजनेस में ही कर सकती हूँ। हो सकता है जो बंदा किताबें बनाता है मैं उसके साथ में बिजनेस इंटीग्रेट कर लूँ, जो बंदा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करता है मैं उसके साथ में इंटीग्रेट कर लूँ। मैं टोटली डिफरेंट बिजनेस में मतलब रेस्टोरेंट ओपन कर लूंगी तो वो तो मेरा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड आप किसके साथ मूव कर सकते हो? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यू कैन ओनली मूव इन दी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर? व्हेन कैन यू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द चेन? ओनली इन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, चलो लेट्स डिस्टिंग्विश। बैकवर्ड, सॉरी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन and backward integration. Let's first define the meaning. Forward integration represents moving forward in a value chain and entering business lines using entering business lines that uses existing product. Whereas backward integration में it is a step towards creation of effective supply by entering business of input providers. ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैं अपने सप्लाई चेन में मुझे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, मेरा जो मार्केटिंग कर सकते हैं जो लोग, मेरे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वाले बिजनेस के साथ में इंटीग्रेट कर रही हूँ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में मेरे प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आगे आगे जो रिटेलर्स है, होलसेलर है, ट्रांसपोर्टर्स है, मैं उनके साथ इंटीग्रेट करूंगा आगे जाके, right? That is the first point of difference. Second, strategy. Strategic choices बना रहे हैं तो strategy क्या होगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में? थर्ड एग्जाम्पल, under forward integration, my strategy is to expand profits by having greater control over distribution of the product.
मतलब मैं ही अपने आगे आने वाला सप्लाई चेन पूरा कंट्रोल करती हूँ। तो मेरे क्लासेस कहाँ से सेल होंगे, कैसे बच्चों तक जाएंगे, कैसे वो एक्सेस ले पाएंगे, जिसके इस क्लासेस रिकॉर्ड करने के बाद जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सब मैंने खुद ही एक्वायर करके रखा हुआ है, या फिर मेरा ग्रेटर कंट्रोल है। ठीक है, सो इट टू एक्सपांड द प्रॉफिट बाय हैविंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड aligning with distributing agencies in a effective manner. Under backward integration, to expand profit and gain by to expand profits by gaining greater control over production or input transportation. मेरा जो रॉ मटेरियल आएगा उसके ऊपर ही वो सारे बिजनेस प्रोवाइड करने, ट्रांसपोर्टर प्लस मेरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, इनपुट मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, मैंने उनको खरीद लिया है या उनके साथ बिजनेस इंटीग्रेट कर लिया है। वेयर बाय अ फर्म will purchase or build a business that will increase its own supply capability and will reduce its cost of production. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी establishing distribution setup to promote its products. Example of backward integration is a tire manufacturing company gaining control over rubber estate. रबर estate मतलब जहां पर रबर का उत्पादन होता है, where by its cost of raw material is managed effectively.
Done, guys? Next question. विवेक, क्वेश्चन पढ़ोगे? Vastra Lok Limited was started as a textile company to manufacture clothes. Currently, they are in the manufacturing of silk cloth. The top management desire to expand the business in the cloth manufacturing. To expand, they decided to purchase more machines to manufacture cotton clothes. Identify and explain the strategy opted by the top management of Vastra Lok Limited. कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है ये? ब्रॉड कैटेगरी में देख लिया जाए तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, बट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को ही फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हो क्या अंडर द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक? वर्टिकल के अंदर भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आता है, किसमें आ सकता है ये? देखो, एक हम अभी तक क्या कर रहे थे? इंडस्ट्री अपना क्या है? इंडस्ट्री हमारा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का है। अभी तक अपन क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे? सिर्फ सिल्क का कपड़ा। अब अपन ने मशीनरी खरीदी है ताकि अपन कॉटन क्लोथ्स बना सके। तो हम ना ही अपने सप्लाई चेन पे ऊपर गए हैं, ना ही अपने सप्लाई चेन पे नीचे गए हैं। हमने पैरेलली कुछ किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, इसके पहले जो आपने पढ़ा था बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में, या तो आप अपनी लाइन से एक पीछे जा रहे थे रॉ मटेरियल में, या तो आप आगे जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। यहां पर ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। आपने मशीनरी खरीदी ताकि आप सेम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसके जैसा ही एक दूसरा प्रोडक्ट बना सको, लेकिन उसके लिए मशीनरी दूसरी लगेगी। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। पैरेलली आप कुछ करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है? आपका ना इसमें रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कैसा रहता है? अगर आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक देखोगे, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अगर आप ब्रेकडाउन बनाओगे तो आपके ना ऐसा आएगा, एक वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, और एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आएगा। ठीक है? वर्टिकल के अंदर आप फर्दर बोलोगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इस तरह से आपका चार्ट बनता है। ठीक है? अनरिलेटेड हुआ तो कॉन्ग्लोमरेट में चला जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये उसका क्वेश्चन है। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ वस्त्र लोक लिमिटेड। क्लियर हुआ ना हमने ये क्यों चूज किया एवरीवन? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के 3 टाइप होते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम पैरेलली काम करते हैं। ठीक है? मतलब पैरेलली बोले तो क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप पैरेलली हो उसमें? सेम इंडस्ट्री में न्यू, मतलब यू आर एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट। सिल्क क्लोथ की जगह अभी अपन कॉटन क्लोथिंग में चले जाएंगे। सो देर इज नो मूवमेंट इन द सप्लाई चेन, ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना बेसिकली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अगर मैंने क्या किया, सीए इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट को मैं सिर्फ ऑडिट पढ़ाती थी। दिस ईयर आई चोज टू टीच इवन एसएम नाउ। मैं क्या सप्लाई चेन में पीछे गई या आगे गई? नहीं। हॉरिजॉन्टली पैरेलली मैंने एक और सब्जेक्ट चालू कर दिया। मेरा कस्टमर बेस अभी भी वही है, मेरा कस्टमर बेस वही स्टूडेंट है जो सीए इंटर ग्रुप 2 की एग्जाम दे रहे हैं। Is this now more clearer to you? Perfect. चलो,
लेट्स राइट दिस डाउन, एटलीस्ट थोड़ा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में हमको लिखना आना चाहिए. Horizontal integration, diversification. ब्रैकेट में लिखो मधु टीचिंग ऑडिट एंड नाउ SM. ठीक है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, this involves adding or acquisition of one or more similar business at the same stage of production or marketing chain, which can be achieved by A. कैसे अचीव कर सकते हो आप ये? By taking over competitors' product. B. By production of complementary product. C. By sale of byproduct. Or D. By repairs into by entering into repair and servicing of product. ठीक है. AC सेल करने वाले लोग रिटेलर जो रहते हैं, they also have their repair and service department. ठीक है. So repair and service of the product. This is called as the horizontal integration, diversification. Now, डन इतना. हमको क्वेश्चन को भी रेफर करना पड़ेगा. We didn't do that. हमने अभी सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था. Now, here you will say the company is expanding within the same industry, bracket textile manufacturing, by adding a new but related product, bracket cotton cloth, in addition to silk cloth. आप एक्सप्लेन भी करो that there is no movement up or down the supply chain. This expansion helps the, क्या नाम था कंपनी को? कंपनी का वस्त्रलोक offer a wide range of product to its existing customer while leveraging its current expertise, comma, production
कैपेसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेनिफिट्स लिखने के लिए नहीं हुआ था ना, दिस क्वेश्चन वाज ओनली टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Done. अस्मिता, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ोगे? Yes, ma'am. Leatherite Limited was started as a leather company to manufacture footwear. Currently, they are in the manufacturing of footwears for males and females. The top management desires to expand the business in the leather manufacturing goods. To expand, they decided to purchase more machines to manufacture leather bags for males and females. Identify and explain the strategy opted by top management of Leatherite Limited. क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर बाइंग मोर मशीनरी टू मैन्युफैक्चर लेदर बैग्स। क्या होगा आंसर? कौन सा टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है ये? Horizontal. Forward. इंडस्ट्री सेम है तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मतलब लेदर इंडस्ट्री से वो कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए, तो इंडस्ट्री तो सेम है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया? मशीनरी बाय किया ताकि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना सके, मैन्युफैक्चर कर सके। इसके पहला भी हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा था, बट पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वस्त्रलोक एंड लेदर लाइट में डिफरेंस क्या है? उन्होंने रॉ मटेरियल कॉमन रखा दोनों जगह, क्लोथ से ही उन्होंने सिल्क क्लोथ बना, मतलब उन्होंने क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में ही सिल्क बनाया, कॉटन क्लोथ बनाया। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मशीनरी चाहिए था। यहां पर वो लेदर यूज करके पहले फुटवेयर बना रहे थे, अभी वो लेदर यूज करके बैग्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो? वहां पर प्रोडक्ट कैटेगरी सेम चेंज नहीं हो रहा था, इट वाज द क्लोथ, कपड़ा ही था, एक सिल्क का कपड़ा है और एक फैब्रिक बस चेंज हुआ है, सिल्क का कपड़ा था एंड दूसरा जो है वो कॉटन का क्लोथिंग था। यहां पर आप जो 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 व्यक्ति दुकान में जूता खरीदने के लिए गया है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमारे पास आपके साइज का जूता नहीं है, एक काम करिए आप ये बैग ले लीजिए, है तो सेम ही रॉ मटेरियल से बना हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू कांट से दैट, बट वस्त्रलोक में ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये सिल्क का कपड़ा नहीं है, आप तो क्लोथ ये कॉटन क्लोथ ले लीजिए, गर्मी के मौसम में ये ज्यादा बढ़िया रहता है। सो दैट इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। दिस क्वेश्चन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अब आप सोचो ये किस चीज का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है? अगर आप सप्लाई चेन में ऊपर या नीचे जा रहे हो, मतलब जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर रहे हो या फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हो, तब जाकर के आप बोलते हो कि हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं बैकवर्ड जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं। यहां पर आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा रहे हो क्या? क्या आप लेदर मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंट्रोल कर रहे हो? सोचो।
नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या जहां पर आपको लग रहा है वर्टिकल है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन है? नहीं, देर इज नो बैकवर्ड। ना ही आगे के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय एंटरिंग इनटू लेदर बैग्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आपने क्या पढ़ा था कि यू एंटर इनटू अ न्यू सेगमेंट विद इन द सेम इंडस्ट्री। फुटवेयर बनाने से अब आप बैग्स, एक्सेसरीज, बैग्स बनाने के लिए जा रहे हो। रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी में आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, नॉट द सेम कैटेगरी। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन सेम कैटेगरी था, कपड़ा ही मैन्युफैक्चर हो रहा था, एक बार कॉटन का एक बार सिल्क का। यहां पर प्रोडक्ट चेंज हो गया, प्रोडक्ट एक्सपांड हो गया है आपका, यू एंटर इनटू अ न्यू सेगमेंट। अभी तक आप सिर्फ जूता बेच रहे थे, अभी आप लेदर बैग्स बेचना चालू कर रहे हो। यस, आईसीआई ने कुछ उसका डिफरेंट आंसर दिया है क्या एनीवेयर? डज एनीवन नोज? मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इट क्लियर कट्स गिव मी एन एग्जांपल कि ना ही मैं वर्टिकल बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रही हूँ, मुझे सेम मतलब दूसरा स्पिन ऑफ निकाला है मैंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जिसमें मैं हूँ, उसमें मैं एक स्पिन ऑफ प्रोडक्ट निकाल रही हूँ कि भाई लेदर से ही बैग बनता है, लेदर से ही जूता बनता है। क्या बोलती है पब्लिक? यस? नो? यू गाइज आर नॉट लुकिंग कन्विंस्ड एट ऑल। मैम आई हैड अ डाउट, बोलना। लाइक प्रीवियस एग्जांपल में आपने आपका कोचिंग क्लास का एग्जांपल दिया था जहाँ पे यू वर टीचिंग ऑडिट एंड लेटर यू वेंट टू एसएफ। तो हाँ, वहां पे भी तो वो तो हॉरिजॉन्टल हुआ ना, वो ये करेक्ट था, एग्जांपल आपने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, डाइवर्सिफिकेशन था। बट उसमें भी तो रॉ मटेरियल्स वगैरह से मतलब बुक्स ही तो आप इशू करोगे ना एज अ प्रोडक्ट, या नहीं नहीं? ना, बट एज अ प्रोडक्ट माई बुक्स नहीं, वो दो सर्विस है, दो अलग टोटली डिफरेंट कंसेप्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। बुक्स एक अच्छा अच्छा, guys, ऐसे ही रहने टू दे। डिफरेंट मेन प्रोडक्ट सब्जेक्ट। क्या है मेरा? आई एम टीचिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज, बट मेरा कस्टमर बेस सेम है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, मेरी किताबें सब कुछ सेम रहेंगी वहां पर। मैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में दो एक सब्जेक्ट का नॉलेज एक साथ एक ही कस्टमर बेस को प्रोवाइड कर सकती हूँ। दैट इज योर सिल्क क्लोथिंग वर्सेस कॉटन क्लोथिंग। अच्छा, ओके मैम। और ठीक है, यहाँ पे इट इज डिफरेंट इट इज इवन तो द रॉ ऑल मटेरियल्स आर टुगेदर सेम। प्रोडक्ट, मतलब बंदा मांगने के लिए आपसे कुछ और आया है अभी। तो सपोज अभी तक मैं सीए इंटर की क्लासेस पढ़ाती थी, अब मैं किसी के साथ में इंटीग्रेट कर लिया है कि मैंने बोला है कि बॉस अब मैं सीए फाइनल भी पढ़ाना चालू करूंगी। ठीक है, सो दैट इज वेयर सीए इंटर वालों को मैं सीए फाइनल पढ़ा सकती हूँ कि एट द सेम टाइम? नो, दैट इज आई एम कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफाइंग ओवर देयर। रिलेटेड इंडस्ट्री है बट प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया है, भी वहां पर कस्टमर बेस भी डिफरेंट हो जाएगा। करेक्ट? मैम कॉन्सेंट्रिक ही है इसका आंसर, सिंपलिसिटी। कॉन्सेंट्रिक ही है ना, बट मैं सिर्फ चाहती थी कि आप लोग एक बार अंतर पहचान लो, नहीं तो एग्जाम में ये गलती होगी, क्योंकि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के ही सब पार्ट्स है ये। ठीक है, सो अभी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का आपने काफी सारा इनपुट्स ऑलरेडी लिखा है इसके प्रीवियस आंसर में। विल यू ट्राई दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन? हमने किया है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन राइट इनके पहले एक टॉपिक्स में। वेयर डिड वी डू कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? नहीं लिखा क्या? तो वाले केस में भी नहीं था क्या? क्वेश्चन 6 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या? हाँ, under this diversification the firm adds a new product which is linked to the existing product through process, technology, marketing. So the new product is a spin-off from the existing product, process and processes. Advantage of this strategy is risk reduction, leveraging the existing expertise, market expansion, brand strengthening, and foreign collaboration benefits. So will you use question number 6 का जैसे input use करके वाला आंसर कर सकते हो?
लेदराइट का गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी मुझे लॉजिकली बताओ, कंसेप्ट पे थोड़ा सा होल्ड आ रहा है क्या आपको पहले चैप्टर 4 का? तो बहुत शांत हो, मुझे तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है। चलो जूही, क्वेश्चन नंबर 11। Gautam and Siddharth, two brothers, are the owners of cloth manufacturing unit located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus funds available with the business. They have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in the future. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad. The same है मैम जो पढ़ा था मैंने। हाँ, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। वो दो भाई है, एक क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए? और इसको भी इंडस्ट्री लेनी, एक और दूसरे को सेम में काम हाँ, चालू मतलब एक करना। को स्टेशनरी बिजनेस में जाना था, दूसरे को रेडीमेड गारमेंट्स के उसमें जाना था, राइट? सो वन वाज ट्राइंग टू गेट इनटू कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड अदर साइड कि मुझे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ही करना है। लेकिन रिलेटेड में भी कौन सा टाइप है वो आप देख लेना, क्योंकि वो आपको आंसर एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करेगा वहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मटेरियल। ये डाइवर्सिफिकेशन का ना बेसिक क्वेश्चन है, जो मैं आपको चार्ट बना रही थी ना, ये उसका ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ये ऑर्गेनो वाला देखते हैं। मुझे कितना टाइम बाकी है मुझे ये बताओ ना, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन लिखवाने के लिए आई नीड सम क्वेश्चन। 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स है ना? आई वॉज थिंकिंग कि कौन सा क्वेश्चन लेंगे क्या यहाँ पर, एक सेकेंड ना। ठीक है, मर्जर एंड, मेरे ख्याल से दो चीज कर सकते हैं अपन। वह कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रैटेजी पे भी जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक मर्जर एंड एक्विजिशन का भी क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? फिर छोटे छोटे टॉपिक्स अपने बाकी रहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स बोला तो 15 क्वेश्चन निकल के आते हैं उसके बाद। चलो, ये कौन सा है? Organo is a large supermarket chain. It is considering purchase of number of farms that provide organo with significant amount of fresh produce. बताओ मुझे, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? जब आप रॉ मटेरियल पे कंट्रोल लेकर के आते हो तब आप क्या करते हो? जो आपके इनपुट्स पे कंट्रोल बैकवर्ड लेकर के आते हो। इंटीग्रेशन। विच वन? बैकवर्ड। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का हमने इनपुट लिखा था क्या? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन रेफरेंस दो मुझे यहां पर। क्वेश्चन 8 में डिफरेंस लिखा था ना। डिफरेंस वाला जो लिखा था उससे आप एक्सप्लेन कर लोगे, वो इट्स अ गुड क्वेश्चन है। सो एक बार आपको डिफरेंस पता चल गया तो डिफरेंस के अंदर मीनिंग, उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो उसको यूज करके आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन लिख सकते हो, उसका कोई पंगा नहीं है, लिख लोगे आप आराम से। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मीनिंग, स्ट्रैटेजी एंड एग्जाम्पल पढ़ा था ना, उससे हो जाएगा आपका ये आंसर सॉल्व। ठीक है, अभी नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, उसके ब्रॉड कैटेगरीज हो गया। यहां पर आओ, क्वेश्चन नंबर 14। There have been fierce demand of both Gecko and Flybe for last 3 years. Gecko makes mass consumption pens, while Flybe is a notebook or diary brand, both being complementary goods of each other. But to grow further, Flybe decided to take up competition with Gecko in pen segment and thereby launched Fly Pens. Identify and explain the growth strategy adopted by Flybe.
क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्लाईबी? गाइस, मैम कॉन्सेंट्रिक concentric diversification and कॉन्सेंट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल में डाउट है मुझे। ऐसे ने क्या बोल के आंसर किया है, एक बार देखोगे क्या इसको इसमें फ्लाईबी के लिए? मैम आई थिंक वो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, आई थिंक। कॉन्सेंट्रिक है क्या? बट क्या हाँ एक्सप्लेनेशन ले रहा है कॉन्सेंट्रिक एंड मैम, एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी पे आई सर्च्ड दिस आंसर, नॉट ऑन आईसीआई। इसके मैम हिसाब से इट इज। कॉन्सेंट्रिक ही है उसमें आंसर्स में, सजेस्टेड आंसर्स में। अच्छा, अश्मिता क्या बोल रहे थे? इट सेज हाँ मैम, वही चैट जीपीटी पे वही बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक ही है, और उसके उन्होंने रीजंस भी दिए व्हाई इट इज कॉन्सेंट्रिक। बिकॉज वो अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दैट्स व्हाई। एंड हाँ, यही सब। ठीक है ना। सो यू कैन टेक दिस एज अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट और कोई केस स्टडी है क्या इसके ऊपर? ये भी ये है क्या, जिंक्लो लिमिटेड? Jinklo Limited is an established online gaming company in Japan. They are performing good in the gaming industry. The management of Jinklo has decided to expand its business. They decided to start a premium sports drink named Jinx for athletes. Identify and explain the growth strategy adopted by the Jinklo. गेमिंग इंडस्ट्री स्पोर्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब अगर मैं कंप्यूटर में बैठ के गेम खेल रही हूँ तो मुझे ऐसा कब फीलिंग आएगा कि मैं स्पोर्ट्स ड्रिंक पी लूं? हम्म। रोनन? मैम, these are unrelated though. Conglomerate है। कॉन्ग्लोमरेट Unrelated। डाइवर्सिफिकेशन? हम्म।
मुझे एक बात बताओ, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन लिखने के लिए डू वी हैव इनफ इनपुट फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल? मतलब हमने कहीं पर लिखा है? अगर नहीं तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन फॉर द कॉन्ग्लोमरेट। हाँ, पहले मुझे चेक करके बताओ, हैव वी रिटन एनीथिंग? इफ नॉट, लेट्स राइट दिस डाउन। एक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा आंसर लिखते हैं ताकि आपके मन में वो कीवर्ड्स रहेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो द जिंक्लो लिमिटेड हैज adopted conglomerate diversification strategy by expanding from online gaming to sports drinks, which are two unrelated products and industries. ठीक है? This strategy involves entering into new business, comma, product which are disjoined from existing business slash product in every way. It is totally unrelated diversification because there are no vertical और लूप लिंकेज, जो कि हॉरिजॉन्टल में होता है, कॉन्सेंट्रिक में लूप लिंक होता है, वर्टिकल में इंटीग्रेशंस के टाइम पे बैकवर्ड फॉरवर्ड में वर्टिकल लिंकेज होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। क्यों जाते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए? सो ये आंसर में नहीं भी पूछा है तो भी यू राइट दिस डाउन, ताकि अगर आया तो आपको क्वेश्चन पे लिखने के लिए आएगा। द पर्पस फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फर्स्ट टू मैनेज एंड allocate cash flow, second to obtain high ROI, three to reduce risk by spreading across multiple industry, and fourth to defend against a takeover. मैम, टू रिड्यूस रिस्क बाय, क्या क्या लिखा आपने? Sorry,
to reduce risk by spreading across multiple industries. लास्ट इज टू डिफेंड अगेंस्ट अ टेक ओवर। ठीक है, अभी एक इस पे आओ। आई वाज शोइंग यू अ चार्ट इनिशियली, राइट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ जा सकते हैं। एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर आप इंटेंसिफिकेशन पढ़ते हो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और आप डाइवर्सिफिकेशन पढ़ते हो जैसे कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, मतलब रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जिसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्सेंट्रिक पढ़ते हो। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पढ़ते हो। फिर आता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये टॉपिक अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के दो पार्ट्स हो सकते हैं, आइदर आप मर्जर कर लो, एक्वायर कर लो किसी को, एक वो तरीका होता है। दूसरा आप स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू अचीव कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस में आप कोई मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं करते हो, बट स्टिल देयर आर मल्टीपल एंटिटीज दैट गेट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो दो तरीका है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, पहला मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। अभी ये दोनों टॉपिक हमारे बाकी हैं, लाइक वी विल डू इन द क्लास, इन द फर्दर क्लास हम इसको और पढ़ेंगे। बट कैन वी रीड दिस क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है हमारे पास। रोनन, विल यू रीड क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज? Well, Pharma Private Limited, a one-person company with limited liability, is manufacturing generic and medicinal drugs in India. Hygiene Laboratories PLC, a multinational company with its strong financial position, is one of the major players in the pharmaceutical sector. Individually, each company has its own core competencies. However, additional focus by the state on generic medicine with renewed regulatory requirements are posing challenges in fierce competitive environment. Considering benefits of synergies, both the companies are considering to join hands for better growth opportunities. Earlier, they tried to go for joint venture or strategic alliance, but the arrangement could not materialize. In view of the facts given above, if HPPL and HLP join hands and make new entity named Health and Hygiene Pharma Limited, what type of growth strategy will this strategic development be? In case HLP is sold out to HPPL and HLP cease to exist, what type of growth strategy will this strategic deal be? What are the differences between the two identified growth strategies? पॉइंट वन का क्या आंसर होगा? जब दोनों एंटिटीज मिल करके एक न्यू एंटिटी बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन टू एंटिटीज मर्ज टू लाइक बिकम अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी, इज दिस Merger. मर्जर और एक्विजिशन? मर्जर। Yeah. When one company acquires the another one, जिसमें जो कंपनी एक्वायर हो जाती है that cease to exist, और जो कंपनी एक्वायर करती है वही आगे ग्रो करती है, उसका ही नाम लीगल एंटिटी रहता है, दैट इज कंप्लीटली एक्विजिशन। Acquisition. ठीक है, सो दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच में हमको डिफरेंस भी बताना है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है। अभी मुझे ये बात बताओ, हमारे पास टाइम कितना है? वी हैव 6 मिनट लेफ्ट।
ठीक है, 6 मिनट्स हमारे लिखने में जाएंगे और आंसर कंप्लीट भी नहीं होगा. सो वी विल सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट. बट तब तक के लिए अभी जितना हुआ है आप वो रिवाइज करो. ठीक है, मीन वाइल व्हेन आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस लाइक बिकॉज कल हमारा मराठी न्यू ईयर है, लाइक गुड़ी पाड़वा डे है, इट्स टुमारो. लाइक अपना नॉर्थ इंडिया में भी नवरात्रि चालू हो जा, रामनवमी चालू हो जाती है, राइट. सो एवरी तो घर पे मेरा पूजा वगैरह रहेगा, इसकी वजह से टुमारो आई कांट टेक क्लास. एंड डे आफ्टर टुमारो आई एम ट्रैवलिंग टू कटनी, माई होम टाउन, तो उसकी वजह से भी उस दिन क्लास नहीं रहेगा. सो मोस्टली आई विल स्टार्ट द क्लासेस बैक फ्रॉम 2 अप्रैल, और मेरा टारगेट है कि मैं 10 अप्रैल तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ऑल द सेशंस, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस बैच. ठीक है, इन द मीन टाइम आई विल गिव यू सम होमवर्क वेयर यू हैव टू कवर द वॉइस नोट, सम केस स्टडी सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें ऐसा जो फोन के थ्रू ही मैं आपके साथ में ऑपरेट करूंगी, लाइक इन 2-3 डेज. तो सिर्फ वो वाला टॉपिक्स आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करते जाओ, चलेगा. अभी तक चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1 जो भी पढ़ा है रिवाइज कर लो. 2 to 3 days एक इनफ टाइम होता है आपके पास में एक स्पेस्ड रिपीटेशन करने का, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पिछले 10 दिन में पढ़ा है. 10 दिन इज अ लॉन्ग इनफ टाइम. 10 दिन पहले जो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा प्रोबेबली या चैप्टर 5 में पढ़ा होगा वो एज इट इज याद नहीं होगा. यूज दिस 3 days टू रिवाइज एवरीथिंग. ठीक है, वंस आई एम बैक इन द क्लासेस देन वी विल कंप्लीट अवर रिमेनिंग चैप्टर 4 एंड हमारा जो चैप्टर 3 बाकी है, एंड सम पोर्शन ऑफ अदर चैप्टर जो हमने छोड़ करके रखा हुआ था क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग के प्रैक्टिस क्लासेस के टाइम पे, दैट विल कवर इन नेक्स्ट 1 वीक. 2 तारीख से 9 तारीख का मेरा टारगेट है, वो 7 days के बीच में विल ट्राई टू फिनिश. ठीक है, उसके पहले आपका एक 1 राउंड ऑफ खुद का जो रिविजन है वो आप कंप्लीट कर दो एसएम में. 2-3 आवर्स मैक्सिमम आपको देना है उसके लिए, चलेगा. जस्ट गो थ्रू द सेम क्वेश्चन एंड आंसर जो आपने लिखे हुए हैं, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो आंसर्स आपने लिखे हैं उसको ही रिवाइज करो, उसको ही लाइक अपने दिमाग में फिक्स करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस, बस वो टॉपिक के क्वेश्चंस आपको एज इट इज लिखने के लिए आएगा. डन ना, चलेगा. गुड, चलो 4 o'clock से विल हैव ऑडिट क्लास अगेन. 3 hours का ऑडिट क्लास है, क्योंकि आज स्टैंडर्ड्स का टारगेट बहुत ज्यादा है, हमको चैप्टर 8 स्टार्ट करना है. सो आई विल सी यू गाइज ओवर देयर. डन. All right. Thank you so much, guys. Bye.